हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। आज इंटरनेशनल वुमेन डे भी है, सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द फीमेल आउट देयर। तो देखते हैं आज कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिल्ली अर्बन फार्मिंग कैंपेन। तो एक मेगा कैंपेन लॉन्च हुआ है। बेसिकली यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं अर्बन फार्मिंग पर, एंड ये सिर्फ न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 25 अप्रैल में, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ताकि इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस किया जाएगा कि कैसे हम अर्बन प्लान कंडक्ट करेंगे, कौन से एरिया में करेंगे। तो इसका पूरा जो कोर्स लेआउट है वो भी डिस्कस होगा 25 अप्रैल को। ओवरव्यू देखते हैं। जो नोडल डिपार्टमेंट है कैंपेन के वो होंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और ये जो कैंपेन होगा ये होगा लोगों, जो दिल्ली के पीपल है उनके लिए, जो दिल्ली के लोग हैं, ताकि वो केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ कम कर सकें अपनी डेली लाइफ में। इससे क्या होगा, क्रॉप्स तो इम्प्रूव होंगे ही, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक डेली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी ताकि इस मास मूवमेंट में भी वो सपोर्ट कर सकें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड से, फार्मिंग फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड से, जो डिस्कस करेंगे कि कैंपेन कैसे काम करेगा। पूसा इंस्टीट्यूट के भी स्पेशलिस्ट यहाँ पर होंगे। अब प्राइमरी प्रपोजल है जो 2 फैक्टर्स पर बेस्ड है कि कैसे ये प्रोड्यूस किया जाएगा। पहले जो असिस्टेंस होगी वो होगा पूसा इंस्टीट्यूट से। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी दिल्ली के रेजिडेंट्स को ऑन अ वार्ड बाय वार्ड बेसिस, एंड क्योंकि जो दिल्ली में है वहाँ पर 300 वार्ड्स है, तो एक वार्ड के बाद दूसरे वार्ड की टर्न आएगी। तो एक तरह से सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, बताई जाएगी कि आप अपने घरों में अर्बन फार्मिंग कर सकते हो। दिल्ली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में देखते हैं। जो पूरा इनिशिएटिव है वो सपोर्ट किया जाता है अवेयरनेस कैंपेनर से, जो विंटर एक्शन प्लान के लोग कैंपेन करते हैं। इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, एनजीओज एंड मार्केट ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। जो दिल्ली प्रोटेक्शन कमेटी है उसको हमने इसलिए बनाया है ताकि वो लोगों में अवेयरनेस लेकर आए, ताकि लोगों को ट्रेन करे और उनको बताएं कि आप अर्बन फार्मिंग के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताएं, ताकि वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें और पूरे दिल्ली में अर्बन रेवोल्यूशन लेकर आएँ। जो लोग होंगे एनजीओ से, आरडब्ल्यूए से, एनवायरनमेंट एंथुजियास्ट होंगे, एमएलए काउंसलर भी होंगे, वो भी इस कमेटी के पार्ट होंगे। इससे क्या होगा, जब हम हर एक स्टेक होल्डर को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो इससे हम एक मास मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें और उनका जो एंथुजियाज्म है उनको बढ़ाएं, अवेयरनेस लेकर आएँ, ताकि अर्बन फार्मिंग को भी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। This is about Delhi Environment Protection Committee. नेक्स्ट इज़ अबाउट टास्क फोर्स ऑन सुसाइड्स एंड CAPFs। ये हम आर्टिकल एक बार पहले भी डिस्कस किया था जब न्यूज़ में आया था कि CAPF के किसी जवान ने सुसाइड कर लिया। तो एक सीनियर ऑफिशल्स ने एक टास्क फोर्स बनाई है, तो अब इसी की चेक के लिए कि क्यों सुसाइड करते हैं CAPFs के, क्या उनको कमी लगती है, तो अगर हम समझेंगे नहीं तब तक उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कैसे होगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए और बताया जाए कि कैसे हम CAPF के जवानों को देश की सहायता के लिए, जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही वो रहें, और अपनी जो ये सुसाइड करते हैं ऐसा स्टेप कभी वो सोचे भी ना। तो इसी के लिए एक रिपोर्ट बनाने की भी बात की जाएगी, कैसे जो अभी फ्रैक्टिसाइड हुआ है जहाँ पर 7 BSF की जान गई है, तो उसके बारे में भी ये स्टडी किया जाएगा। ओवरव्यू देखते हैं पैनल का। जो पैनल है वो सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, केस स्टडी एनालिसिस के बेसिस पर। ये सिर्फ केसेस के लिए नहीं होगा जहाँ पर ट्रूप्स एक्सट्रीम मेजर्स लेंगे अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए, बट यहाँ पर जो कमांडर्स इन आर्म्स है उनको भी टारगेट किया जाएगा। जो लास्ट फ्यू फ्रैक्टिसाइड इंसिडेंट्स हुए हैं वो इन्हीं फोर्सेस में किए गए हैं, और जो ड्राफ्ट रिपोर्ट होगी वो क्रिएट की जाएगी, और बाद में जितने भी CAPF सेंटर है वहाँ पर फाइनल कमेंट्स के लिए उनके पास भेजा जाएगा बिफोर, एंड बाद में उसको फिर सबमिट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो आपको ध्यान रखना है CAPF कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। टास्क फोर्स के बारे में देखते हैं कौन कौन इसके जो चीफ हेड होंगे एंड कौन से मेंबर्स होंगे। IPS ऑफिसर VSK कॉमोडी, ये स्पेशल सेक्रेटरी होंगे इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के, यही हेड करेंगे टास्क फोर्स को। इसी के साथ जो एडिशनल इंस्पेक्टर डायरेक्टर जनरल हैं वो भी ITBP, BSF, SSB, CISF, असम राइफल्स, ये जो हमारे दूसरे टास्क फोर्स हैं, दूसरे जो हमारे कमांडर्स हैं वो भी दूसरी जो फोर्सेस हैं उनसे आएंगे। एंड जो पैनल है ये लास्ट ईयर फॉर्म किया था दिसंबर 21 में, एंड इसको लेड करते हैं CRPF DG कुलदीप सिंह।
अब देखते हैं वर्क ऑफ द टास्क फोर्स। जो ग्रुप है वो टास्क किया जाता है, उसको एक डेवलपिंग स्ट्रैटेजी बताई जाती है ताकि वो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव फैक्टर्स लेकर आए, रिस्क फैक्टर्स लेकर आए एट इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पर फ्यूचर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कुछ नए प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली जाएगी, इंटरेक्शन होगा और बाद में रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट, पास्ट सुसाइडल अटैम्प्ट्स, कि क्या उन्होंने पहले सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, या फिर क्या वो ड्रग्स लेते हैं, अब्यूज़िव क्या हिस्ट्री रही है, चाहे वो अल्कोहल से हो, मेंटल इलनेस है, इमोशनल क्राइसिस है, एग्रेसिव टेंडेंसीज़ हैं, कोई फिजिकल इलनेस है, एक्यूट स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो हर एक चीज़ के बारे में स्टडी किया जाएगा और फिर बाद में एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो बेसिकली ये पर्सनलाइज्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी, पर्सनलाइज्ड वे से लोगों को, जो हमारे कमांडर्स हैं उनको समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई ये फैक्टर से अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें, सामने आए, ना कि सुसाइड करें। तो सुसाइड बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है, ये नहीं करनी चाहिए। इट्स बेटर टू फेस द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती हैं, कभी भी सिचुएशन एक नहीं रहेगी, वो हमेशा चेंज होगी ही। तो इसलिए कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये देखते हैं कि क्या अगर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है डिपार्टमेंट में, कि क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको थोड़ा एंटरटेन किया जा सकता है, या ऐसे कुछ मोबाइल फ़ोन एक्सेसेस दिए जाएंगे ताकि उनके डिप्लॉयमेंट पर थोड़ा कंट्रोल भी रखा जाए। जो पैनल है वो कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पर भी ध्यान देगी, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल गुड रिलेशन, कि कैसे फेयर रिलेशन है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, सोसाइटल पर्सनल रिलीजियस बिलीफ क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या है। तो उनका पूरा बैकग्राउंड, हिस्ट्री, जोग्राफी, सब उनके बारे में डिटेल यहाँ पर पता किया जाएगा। जो पैनल है वो ये भी देखेगी कैसे जो ड्रग्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, लोगों को अवेयरनेस बताया जाए कि सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में एंड मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया जाएगा। मेथड भी बताए जाएंगे ताकि जो सुसाइडल प्लान्स है, आइडियाज़ हैं, वो आप उसको कैसे चैनल आउट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आपको उस वे में क्या करना चाहिए। तो एक तरह से काउंसलिंग भी यहाँ पर की जाएगी, पर्सनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जो वल्नरेबल्स हैं, और जो कुछ टैबू सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टिग्मास होते हैं, उनको भी एड्रेस करेंगे ताकि लोगों में, जो हमारे कमांडर्स हैं, वो डरे नहीं और अब खुलकर अपनी बात सामने रखें, ताकि दूसरे जो काउंसलर्स, एक्सपर्ट्स हैं, वो समझें और हम कुछ सुझाव करें ताकि हमारा जो सीएफ के कमांडर्स हैं वो सुसाइड ना करें। नेक्स्ट इज़ अबाउट रशियाज़ लिस्ट ऑफ अनफ्रेंडली कंट्री। तो रशिया ने, जो गवर्नमेंट है रशियन फेडरेशन की, उन्होंने लिस्ट निकाली है, लिस्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ जिनको बोला जाता है अनफ्रेंडली कंट्रीज़, जो रशिया के अगेंस्ट है बेसिकली। तो देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ को इसमें डाला गया है। इसमें आता है सबसे पहले यूएस ऑब्वियसली, देन मेंबर्स ऑफ ईयू, कुछ कंट्रीज़ को जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, नॉर्वे, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड एंड यूक्रेन। तो ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ इसमें शामिल है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाती है रशिया के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया था यूक्रेन के अगेंस्ट। तो इसलिए रशिया ने एक अनफ्रेंडली लिस्ट ऑफ कंट्रीज निकाली है जो कि जिन्होंने सैंक्शंस उनके ऊपर लगाया है। रशिया के अकॉर्डिंग ये जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अनफ्रेंडली एक्शन लिया है रशिया के अकॉर्डिंग उनके सिटीजन्स पर, उनकी कंपनीज पर, इसलिए हम उनको अनफ्रेंडली लिस्ट में डाल रहे हैं। अब प्रेसिडेंशियल डिक्री के बारे में देखते हैं। एक प्रेसिडेंशियल डिक्री है जिसको पब्लिश किया गया इस लिस्ट के साथ, जिसका मानना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ऑब्लिगेशंस रही हैं रशियन सिटीजन्स की, कंपनीज की, फॉरेन क्रेडिटर्स को लेके, वो अगर अनफ्रेंडली कंट्रीज होती है तो वो सिर्फ रशियन करेंसी दैट इज़ रबल्स में ही पे किया जाएगा, उनकी लोकल करेंसी में पे नहीं किया जाएगा। तो रशिया ने ये स्टेप लिया है अनफ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट। इससे क्या होगा, अगर फॉरेन पेमेंट्स करनी है, जो डेटर्स हैं उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ रबल अकाउंट बनाना पड़ेगा रशियन बैंक के साथ, और रबल इक्विवेलेंट ही फॉरेन करेंसी को, जो भी अमाउंट उनके पास है, वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। फिर उसके जो एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पर ट्रांजैक्शन को किया जाएगा। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा जो कि फॉरेन डेट्स को पे करने के लिए काम आएगा, एंड ये उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए अप्लाई होता है अगर जो ट्रांजैक्शन है वो 10 मिलियन रबल्स से एक्सीड करती है। जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए हैं। 1.7 बिलियन पीपल जो यूक्रेन है उसको छोड़कर भाग चुके हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जा चुके हैं। तो माइग्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, जाने जा रही हैं, तो बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है। दैट इज़ वेरी क्रूशल, बहुत सेंसिटिव टाइम भी है यूक्रेन के लोगों के लिए। सो दिस इज़ अबाउट रशियाज़ अनफ्रेंडली लिस्ट। नेक्स्ट इज़ अबाउट
WII रिपोर्ट ऑन सुंदरबंस टाइगर्स। जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जहाँ पर बात किया जा रहा है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने की। इसमें इसी रिगार्ड में जो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली है जो जहाँ पर हमने टाइगर का सेंसस किया है, जहाँ पर हम हर 2 साल बाद टाइगर काउंट चेक करते हैं कि हमारी कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। फिर उसके बेसिस पर ही हम कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एफर्ट्स लेते हैं सो दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर टाइगर पॉपुलेशन। फाइंडिंग्स देखते हैं रिपोर्ट की। जो डेंसिटी है टाइगर्स की सुंदरबंस में वेस्ट बंगाल के, वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई है। अब इसका मतलब क्या है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, सपोज़ एक फ्रूट की बास्केट है, उसमें सिर्फ आप एक बारे में 10 ही बनानाज या एप्पल्स डाल सकते हो। सपोज़ हम एप्पल्स की बात करते हैं, 10 एप्पल्स एक बास्केट में डाल सकते हो, लेकिन आप उसमें ज़बरदस्ती 12 एप्पल्स डाल रहे हो, तो इसका मतलब वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड हो रहा है। मतलब जितनी उसकी क्षमता है उससे वो एक्सीड होता जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी की कितना होल्ड कर सकती है वो पर्टिकुलर चीज़। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो वेस्ट बंगाल है उनके फॉरेन डिपार्टमेंट को बताया है कि अभी 3 to 5 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो टारगेट है वो है, लेकिन अब जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब टाइगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर हम मल्टीपल ब्लॉक्स की बात करें सुंदरबंस के, तो जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो हाई डेंसिटी है फोर्सेस के टाइगर की, वो फॉरेस्ट से बाहर जा रही है ताकि वो नए एरियाज़ में जाएँ। ऑब्वियसली अब 10 एप्पल आने थे लेकिन हम 12 डाल रहे हैं तो वो नीचे गिरेंगी, तो सिमिलरली जो टाइगर है वो बाहर जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी जो 8 टाइगर्स हैं वो सुंदरबन विलेजेस में एंटर कर चुके हैं, उनको बाद में कैप्चर किया गया। इसलिए जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एडवाइस किया है कि आप कैप्चर को कर रहे हो टाइगर्स को, तो इन एरिया से करो जहाँ पर लेस डेंसिटी है एंड वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दो। वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये रिसर्च कंडक्ट करती है इन एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा साथ साथ जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो हमारी कंट्री में टाइगर साइंसेज होते हैं या फिर ऑल इंडिया टाइगर एग्जाम एस्टिमेशन होता है, उनको ये एस्टिमेट करते हैं। और हमारे पास टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं, उसके बारे में डाटा हमें प्रोवाइड करती है। रिसेंटली अभी हमने एक बार पहले भी रिपोर्ट डिस्कस किया था टाइगर सेंसस से रिलेटेड, तो उसमें यही आया था कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इवन जो हमारी पूरी कंट्री है कर्नाटका में भी टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सुंदरबंस के बारे में देखते हैं। जो सुंदरबंस है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। जो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर है वो वेस्ट बंगाल में है, एंड जो बाकी है दैट इज़ 6,000 स्क्वायर किलोमीटर वो बांग्लादेश में है। जो इंडियन सुंदरबंस है जो इंडिया में है वेस्ट बंगाल में, वो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर, एंड पॉपुलेटेड एरिया है ऑफ साउथ 24 परगनास। जो सुंदरबंस है वहाँ पर है फेमस टाइगर जो वेराइटी है दैट इज़ रॉयल बंगाल टाइगर्स। जो 2018 नेशनल टाइगर साइंसेज हुआ था उसमें बताया है कि यहाँ पर 88 टाइगर्स हैं इंडियन सुंदरबंस में। 2021 सेंसस में पाया गया है यहाँ पर 96, तो यहाँ पर हम टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है 88 से 96। और जो डेंसिटी है टाइगर्स की वो भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि यूपीएससी यही क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इवन स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेंसिटी है टाइगर्स की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है, लोग कितना इंटरफेयर कर रहे हैं, मेल फीमेल की क्या रेशो है, प्रे कि क्या जो उनका खाना है, हंट कितना ज़्यादा उनका खाना वहाँ पर अवेलेबल है, दूसरे एनिमल्स हैं कि नहीं, तो इन सब के ऊपर जो टाइगर की डेंसिटी है वो डिपेंड करती है। सुंदरबंस न्यूज़ में है दैट इज़ द लार्जेस्ट, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है मैंग्रोव डेल्टा। इसके बाद अमेजोन का नाइल रिवर वाला डेल्टा आता है, सो यू शुड नो दिस थिंग। मैंग्रोव वो होता है जो जब साइक्लोन आता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। विसेपेरियस इस ये ट्रीज़ होता है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो जो क्लाइमेट है उसको भी कंट्रोल रखता है और एरिया है उसको भी प्रोटेक्टिव रखता है। So that was all about today's session. I hope you like it. In case you have any doubt, do let us know in the comment section.
एंड आप हमें info@officerbitia.com पर मेंशन करके कुछ अपना राय भी दे सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन भी साथ के साथ करते रहो. Okay, so that was all about today's session. So thank you and all the best for your preparation.